हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 1 वसंत लाख की चूड़ियाँ। और आशा करती हूँ आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि यदि आप केवल पाठ को ही ध्यान से सुन लेंगे ना, तो आपके बहुत सारे लघु, अति लघु और दीर्घ प्रश्नों का समाधान अपने आप हो जाएगा। ये वीडियो मैंने 3 भाग में बनाया है। भाग 1 आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह पाठ जो है कामता नाथ द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर पाठ है, तो इनका जीवन परिचय भी हमें पता होना चाहिए। कामता नाथ जी एक हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक थे और इन्होंने इनका जो साहित्य है भूषण पुरस्कार से सम्मानित था। और उन्हें पहल सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से, मुक्तिबोध पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से, यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। और इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत सारी अपनी कृतियों से जो है सुसज्जित किया। उसमें बहुत सारे उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक और अनुवाद हैं जो कि और इनको अपनी इस असीम और अनुपम रचनाओं के लिए पुरस्कार व कई सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। कामतानाथ जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको इन लेखकों के बारे में भी पता हो और इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना क्या असीम योगदान दिया है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कक्षा 8 से यदि आप सभी लेखक और कवि के परिचयों को भी पढ़ेंगे तो आगे कक्षा 9वीं और 10वीं में आपको बहुत आसानी रहेगी। चलिए आगे हम शुरू करते हैं पाठ के बारे में। पाठ का सार पहले पढ़ लेते हैं, जिसमें पूरी कहानी को एक शॉर्ट तरीके से बताया गया है कि आपको एक ओवरऑल समझ आए कि ये कहानी किस चीज़ के बारे में है। कामतानाथ जी की कहानी लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिक विकास से जो गांव के उद्योग के खत्म होने की का जो दुख है ना, उसको चित्रित करती है। यानी कि आज के समय में जो है गांव जो है, गांव के जो छोटे मोटे काम थे वो औद्योगिक विकास, औद्योगिक मतलब जो हमारी फैक्ट्रीज जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से वो ख़त्म हो गए हैं। तो यही कहानी को ये वाला पार्ट जो है हमें बताता है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। लघु उद्योग मतलब जो छोटे उद्योग होते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं होते बट थोड़े बहुत अपने हाथ से कुछ काम करके वो अपना रोजी रोटी जो है कमाते हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार है, मनिहार यानी चूड़ी बनाने वाला। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियां बनाता है। गांव की स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियां पहनती हैं। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता तथा कभी कभी तो दो बातें सुनाने से भी नहीं चूकता। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियां नहीं पहनती हैं। लेखक अक्सर गांव जाता था तो बदलू काका से जरूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बना कर देता है। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफी दिनों बाद गाँव आता है। वह वहां औरतों को कांच की चूड़ियां पहने देखता है। उसे लाख की चूड़ियों की याद हो आती है। वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू से बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन जो है बढ़ गया है। अब इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, किंतु बदलू का व्यक्तित्व यानी जो उसकी पर्सनालिटी थी, कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं थी जो सरलता से टूट जाए। अब इस पार्ट में आए कुछ प्रमुख शब्दार्थ हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसके शब्दार्थ ग्रहण कर सकते हैं और इनके बारे में मैं पाठ के बीच में भी आपको समय समय पर बताती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं, पाठ को डीप में पढ़ते हैं। और पाठ की व्याख्या जैसे मैंने आपको बताया है, पाठ को ही ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक होता है। तो देखिए,
कहानी शुरू होती है कुछ यूँ, आपको बस इमेजिन करना है, मैं जैसे जैसे बोल रहे हैं इमेजिन कीजिएगा, उस चित्र को अपने दिमाग में लाइएगा। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, ये लेखक कह रहा है, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। लाख एक मैटर होता है बच्चों, जो पौधों में उगता है, और उसको लेकर हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। आज के समय में लाख का यूज़ बड़े पैमाने पर होता है, इवन कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है, कंपनीज इसको यूज़ कर रही हैं। बट उस समय पे जब ये कहानी लिखी गई थी, तब कुछ लघु उद्योगों में इसका प्रयोग अधिकतर चूड़ियाँ बनाने के लिए होता था। तो जब लेखक गांव जाता था तो बदलू जो सॉरी जो हाँ बदलू है, उसको लाख की गोलियां, छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। यानी कि लेखक अपने मामा के गांव किस लिए जाता था, चाव मतलब उसको खुशी इसी वजह से होती थी कि वो वहां पर उसको गोलियां मिलेंगी कलरफुल, और किससे मिलेंगी, बदलू से। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। अब ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है, अब वो उसके मामा का घर था, तो इस नाते वहाँ के रहने वाले लोगों को भी उसको मामा कहना चाहिए। बट वो क्या कह रहा है, मैं उसे बदलू मामा नहीं कहता था, बदलू काका कहता था। उसके पीछे वजह क्या थी कि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे, काका। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन मतलब जो एक बड़ा सा टीला टाइप होता है ना, उसमें जैसे चबूतरा सा निकला होता है उस टाइप का, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम क्या करता था, जैसे आपकी वसंत की पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। एक डंडा सा होता था, वो उसको उसके अंदर डालकर उसको सलाख के समान, यानी कि सलाख क्या होती है, जो सरिया होता है उसके समान, उसको पहले पतला करता था। पास में चार छह विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती। मुंगेरियां क्या होती हैं, जो शेप देती हैं। तो अलग अलग हाथ में पहनने के जो शेप होते हैं वो मुंगेरियां रखी होती थी, बेलन नुमा मतलब सर्कल में, गोल में। ठीक है, तो इस तरह से आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। आगे से पतली, तो वो उस लाख को उसमें डालकर ना इसलिए जो सलाख की तरह बनाता था, उसको इजीली शेप दे सकता था वो। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, यानी कि घुमा घुमा के उसको प्लेन मतलब चिकना करता था उसको। जैसे चूड़ियाँ पहनते हो ना, प्लेन हार्ड नहीं होती, वो चिकनी होती है, उस तरह से। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता, फिर कलर करता। बदलू यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता। हुक्का मतलब वो जो पीते हैं ना, गांव में आपने देखा होगा, देखो उसका आपको फोटो में भी दिखा होगा हुक्का, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहकर पुकारता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह चार छह जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो। इससे पता चल रहा है कि वो अपने काम में ना बहुत एक्सपर्ट था, पैशनेट था उस अपने काम को लेकर, कि शेप देने के बाद वो देखता था कि ये कैसे लगेंगी। तो बदलू एक मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब खानदानी, जो उसके पूर्वजों से चला आ रहा था, यानी उसके दादा परदादा भी बनाते होंगे। और वास्तव में वह भी बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, खपत यानी कि बिक्री होती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के जो गांव के लोग भी थे ना, वो भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। किससे बेचता था, ये बहुत ध्यान से सुनना है अब आपको। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी कि आपने किया ना बार्टिंग सिस्टम, यस, की पैसे की जगह सामान को लेना देना। वो अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी के विवाह अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है।
आगे है, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलते, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते वो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो किससे थी? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। मैं बहुधा बहुधा मतलब अधिकतर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, यानी ट्रांसफर हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। अब लेखक के जो पिताजी है उनका तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब वो बेचारा जा नहीं सकता। पहले तो चला भी जाया करता था, अब उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तभी लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब वो वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही। अब जैसे आपने भी देखा होगा, कुछ चीज़ें आप अपने बचपन में इंजॉय करते थे, अब आपका इंटरेस्ट कुछ और है, तो ऐसे ही वो बड़ा हो गया। अब उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहा उन गोलियों में जो वो। हाँ, पर बचपन की कुछ मेमोरीज आपको भी पता होंगी। आपको बेशक इंटरेस्ट नहीं है, बट आप अपने उन बचपन की बातों को याद करके बड़ा मतलब खुश होते होगे कि हाँ, आई वॉज फॉन्ड ऑफ दिस एंड आई वॉज फॉन्ड ऑफ दिस। तो बिल्कुल उसी तरह। तो अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इसी बीच अब वो गांव तो गया पर उसको भी ध्यान नहीं आ रहा बदलू के बारे में। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियों की ने जो है कांच की चूड़ी पहनी हुई है। विरले ही हाथों में, विरले मतलब केवल कुछ ही हाथों में मैंने लाखों की चूड़ियों को देखा। एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। अब इसके पीछे एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उसका ध्यान जो है बदलू की तरफ गया। वो इंसिडेंट क्या था कि बात यह हुई कि बरसात में, यानी बारिश के दिनों में, मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में हो जाता है ना, बारिश होती है, आंगन खुला होता है, मतलब गीला हो जाता है, तो उसकी मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी जो है करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं, यानी कि कांच की चूड़ियों से बदलू को सख्त नफरत थी। और जब ये इंसिडेंट हुआ, चूड़ी की तरफ उसका ध्यान गया और चूड़ी से ध्यान बदलू की तरफ गया। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बच्चों, अब स्थिति ना चेंज हो गई है। अब वो लेटा तो उसी नीम के नीचे था। पहले क्या था, उस नीम के नीचे बैठकर वो मच्चे पर बैठकर क्या करता था, चूड़ियां बनाता था, पर अब है खाट पर लेटा है। अब देखो, अब ऐसा सीन इमेजिन करो कि बदलू लेटा हुआ है और लेखक आया है। वो उसको क्या कह रहा है, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी वो सोच रहा है। और तब वह एकदम बोल पड़ा, फिर उसको याद आया होगा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। अब लेखक देख रहा है इधर उधर दाएं बाएं, अभी इतने दिनों बाद आया है, जहाँ पर आपने कभी बचपन दौड़ाया अपना बिताया और काफ़ी टाइम बाद आए हो, तो आप भी देखोगे। ना तो मुझे उसकी मच्छिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में जो है कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है। मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। यानी कि लाख की चूड़ियाँ अच्छी तो होती थी, बट कांच की चूड़ियाँ दिखने में ज़्यादा सुंदर लगती थी, इसलिए वो ये बात बोल रहा है थोड़ा उदास होकर। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। अब वो बोल रहा है, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला,
कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, यानी कि एक बीमारी है दमा। जब काफ़ी देर तक किसी को कफ रहता है ना, तो वो एक बीमारी होती है जिसमें खांसी लंबे समय तक रहती है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, यानी कि उसने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। फसली खांसी मतलब मौसमी खांसी, यहाँ पर जो मौसम के हिसाब से होती है। अब यहाँ पर लेखक जो है आगे बोल रहा है कि मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब दुख है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। बच्चों, जो ये लाइन है ना, इसको बिल्कुल ध्यान देना। एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ो। पूरे पाठ का सारांश ना इसी में ही है। देखो, मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। हाथ कटने का मतलब वो नहीं कि एक्चुअल में हाथ काट दिए, ये एक मुहावरे का प्रयोग किया है। यहाँ व्यंग्यात्मक शैली में बोला गया है कि मशीनों की वजह से जो हाथों से वो अपना घर बार चलाते थे, रोजी रोटी चलाते थे, वो सब छिन गया मशीनों की वजह से। ठीक है। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब लेखक सोच रहा है भाई शांति हो गई, वो थोड़ा अपसेट है, चलो टॉपिक चेंज करते हैं। अब वो आम के बारे में बात कर रहा है, तो बदलू क्या कहता है, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को जो है आवाज़ दी। अरे रज्जो, ये जो रज्जो है ना, ये नाम याद रखना, उसकी बेटी का है। लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला। मुखातिब होता है किसी किसी की तरफ होकर, मतलब किसी के सामने फेस टू फेस होकर बात करना। ये एक उर्दू शब्द है। ठीक है। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे भी वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब मतलब गाय को भी तो वही चारा वारा देना, अब उसको बेचारे का काम ठप हो चुका है। अब वो अपने खुद के तो उसके लाले पड़े हुए, तो गाय को कैसे उसका लालन पालन करता है, इसलिए उसने गाय बेच दी। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया, डलिया मतलब जो बकेट्स होती है ना, बांस की बनी हुई, तो उसमें टोकरी में आम लेकर आई। यह है तो बहुत है काका, इतना कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वो हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, यानी कि शहर के लोगों को उतना नहीं खा पाते वो। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में, बखत मतलब एक वक्त में यानी समय में खा जाता था। आप लोगों की तो बात और है। मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि क्या होता है, जैसे हम दोनों हाथों में किसी चीज़ को लेकर देते हैं ना, ओक करके, जैसे हम दोनों हाथों से कुछ उठाते हैं, उसको अंजलि कहते हैं। तो आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, यानी कि जब वो आम ले रहा था तो उसकी नज़र रज्जो के हाथों पर पड़ी। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। तो उसने क्या देखा, आम तो ले रहा था पर उसने देखा कि रज्जो की गोरी गोरी कलाई पर लाख की बनी हुई चूड़ी भी उसकी बेटी ने जो है पहनी हुई थी। अब यहाँ पर जो है बच्चों, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा कि यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। उसने जो ये जोड़ा बनाया था ना लास्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए बनाया था? जमींदार साहब की बेटी के लिए। तो एक प्रश्न बनेगा इसमें छोटा कि बदलू ने लाख की चूड़ियों का आखिरी जोड़ा किसके लिए बनाया। अब देखो इसमें कभी बच्चे ना रज्जो लिखाते उसकी बेटी के बारे में, पहना उसकी बेटी ने था पर ये उसने एक्चुअल में जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए। ठीक है। 10 अब आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं लिया, नहीं दिया। बच्चों याद रखो, यहाँ पर कहा जा रहा था जब हमने पाठ को आरंभ में पढ़ा था कि बदलू वैसे चूड़ियों को मुफ्त भी दे देता था, पर शादी ब्याह के अवसरों पर वो सारी कसर काटता था। अगर कोई इसको 1 पैसा भी कम देता था ना, तो वो मतलब बहुत जिद पकड़ लेता था। तो अब देखो यहाँ पर वो 10 आने पैसे कम दे रहा था, तो इसलिए उसने जोड़ा नहीं दिया। उसने बोला जाके शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया।
मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। बच्चों, ये वाली बात में बहुत बड़ा अर्थ है, इसको समझो। ये एक मात्र केवल लाइन नहीं है, ये बदलू के जीवन को दर्शा रही है। ध्यान से फिर से पढ़ो एक बार कि मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यानी कि औद्योगिकरण आने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने 10 पैसे कम में वो जोड़ा देकर सौदा नहीं किया। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था। कांच की चूड़ियों जैसा, कांच की चूड़ियाँ कैसी होती है कि टूट जाती है, तो उसकी जो पर्सनालिटी थी, उसका जो चरित्र था, वो ऐसा नहीं था कि टूट जाए, कि आसानी से टूट जाए, यानी कि आसानी से कोई भी जो उसके बनाए हुए उसके खुद के लाइफ के नियम है वो उनको छोड़ दे। उसने देखो कम पैसे में नहीं दिया, जैसा वो पहले था वैसे अभी भी है। उसने उसी तरह लेखक का आवभगत और सम्मान किया, स्वागत किया जैसे पहले करता था। अभी भी उसने अपनी बेटी को लाख की चूड़ी पहना रखी थी, ना कि कांच की। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और भाग 2 भी अवश्य देखिए, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स है। और उसके बाद रिवीजन के लिए भाग 3 को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इतना भी कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।